हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं अगेन। मैंने इसके पिछले वीडियो में आपको समझाया था कि किस तरीके से एक स्टोरी बताई थी जिसमें राम के फादर ने किस तरीके से क्या किया था, सारा ट्रांजैक्शन किया था। मैं इसको शॉर्ट में रिवाइव कर देता हूँ। राम के फादर वो यूएसए गए थे। यूएसए में जाने के बाद उन्होंने क्या किया था, अपने अर्निंग्स यूएस डॉलर में उनकी हो रही थी, वो क्या करना चाह रहे थे, रिपैट्रिएट करना चाह रहे थे। उन्होंने क्या किया, पीएनबी अप्रोच किया कि मुझे ये रिपैट्रिएशन करना है, तो मुझे एक अकाउंट चाहिए। तो पीएनबी ने क्या किया, इनके अकाउंट को एनआरओ अकाउंट में कन्वर्ट कर दिया। जब एनआरओ अकाउंट में कन्वर्ट कर दिया, एनआरओ मतलब ऑर्डिनरी, तो एनआरओ अकाउंट में ये सेविंग अकाउंट भी ऑपरेट कर सकते हैं, करंट भी कर सकते हैं, आरडी भी कर सकते हैं और एफडी भी कर सकते हैं। तो इसमें इन्होंने जब ये अकाउंट ऑपरेट किया तो जो ये पैसा रिपैट्रिएट कर रहे थे उसमें क्या हो रहा था, 30% इंटरेस्ट, या में 30% इनको क्या करना पड़ रहा था, टैक्स पे करना पड़ रहा था। और जो मैक्सिमम रिपैट्रिएशन अमाउंट था वो क्या था, $1 million। तो इन्होंने फिर बैंक को बोला, तो बैंक ने क्या किया, बैंक ने बोला ठीक है, हम आपका क्या करते हैं, एनआरई अकाउंट ओपन कर देते हैं। जब एनआरई अकाउंट ओपन करेंगे तो हमको कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा, कोई हमारी रिपैट्रिएशन की लिमिट जो है कोई मिनिमम नहीं होगी, फुल रिपैट्रिएशन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक लिमिटेशन है कि लोकल इनकम हम नहीं ले सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जब ये एफडी बनाएंगे तो एफडी में क्या रिस्क था कि अगर सपोज के यहाँ पे एक्सचेंज रिस्क आ रहा था एफडी के केस में, यूएस डॉलर 50 रुपीज़ था, तो इन्होंने 1 लाख रुपए का बनाया। और जब ये एक्सचेंज रेट ये कम हुआ तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 80,000। तो ये इसको ओवरकम करने के लिए फिर ये बैंक के पास अप्रोच किया इन्होंने, और बैंक ने सजेस्ट किया आप क्या करो, एफसीएनआर अकाउंट ओपन कर लो। इसमें आपका क्या होगा, सिर्फ एफडी बनेगा और आपका इंटरेस्ट आपको 360 डेज का मिलता है, ठीक है। तो इन्होंने अगेन क्या किया, सेम अमाउंट $200 का एफडी ओपन किया, ठीक है। और इस केस में क्या था, बर्डन किसके ऊपर आ रहा था, कस्टमर के ऊपर आ रहा था, क्योंकि ये जो लॉस था ये किसके ऊपर आ रहा था, कस्टमर के ऊपर। यहाँ पे अगर एक्सचेंज रिस्क होगा तो ये किसके ऊपर आएगा, ये बैंक के ऊपर आएगा। और क्योंकि ऑर्डिनरी अकाउंट था तो इसमें आपका 7 डेज से 10 ईयर तक एफडी ओपन कर सकते हैं। एनआरई में 1 साल से 10 साल कर सकते हैं, और एफसीएनआर में आपका 1 साल से 5 साल। तो अभी इसके थ्योरी पार्ट को हम स्टडी करते हैं। एनआरई अकाउंट्स एज दे आर कॉल्ड कैन बी ओपनड एंड मेंटेन बाई नॉन रेजिडेंट इंडियंस बाई, ठीक है। एनआरई अकाउंट को कौन मेंटेन कर रहा है, नॉन रेजिडेंट इंडियन, ठीक है। क्या कर सकते हैं, रेमिटेंसेस फ्रॉम अब्रॉड ले सकते हैं, टेंडिंग ऑफ फॉरेन करेंसी ट्रैवलर चेक और नोट्स बाई एनआरआई ड्यूरिंग हिज टेम्परेरी विजिट टू इंडिया, ठीक है। तो ये आपका रिपैट्रिएशन के लिए रेमिटेंसेस अब्रॉड से भेज सकते हैं, और जब वो ट्रैवल कर रहे हैं तो थ्रू ट्रैवलर चेक या नोट्स के थ्रू क्या कर सकते हैं, वो इसमें टेंडरिंग कर सकते हैं। अब एनआरई अकाउंट में मैंने आपको बताया था, एनआरई और एनआरओ दोनों के केस में क्या होता है, सेविंग अकाउंट भी ओपन करते हैं, करंट अकाउंट भी करते हैं, आरडी भी करते हैं और टर्म डिपॉजिट भी करते हैं। ये आपको ध्यान होगा। एनआरओ में क्या था, सेविंग, करंट, आरडी, टीडी। एनआरई में भी क्या था, सेविंग अकाउंट, करंट, टीडी। मतलब ये क्या है, दोनों में कॉमन है। सो जॉइंट अकाउंट्स कैन बी ओपन बाय 2 और मोर एनआरआईज एंड पीआईओज। अब यहाँ देखिए, जॉइंट अकाउंट आप ओपन कर सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या कंडीशन है, 2 एनआरआई होने चाहिए एंड पीआईओज, और बाय एन एनआरआई पीओ विद अ रेजिडेंट रिलेटिव। जो मैंने आपको पावर ऑफ अटॉर्नी का कंसेप्ट बताया था कि एक रेजिडेंट रिलेटिव को हम क्या कर सकते हैं, उसके साथ अकाउंट ओपन कर सकते हैं या पावर ऑफ अटॉर्नी दे सकते हैं। और इसका नेचर क्या होगा, फॉर्मर ऑन सर्वाइवल बेसिस। और ये जो रेजिडेंट रिलेटिव है इसका डिफिनेशन किस में, जो कंपनीज एक्ट 2013 में लिखा हुआ है, इसकी बेसिस पे क्या करेंगे, हम इसको डिफाइन करेंगे। So, however, during the lifetime of the NRI PIO account holder, the resident relative can operate the account only as a power of attorney. अब यहाँ देखिए, ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द एनआरआई पीआईओ अकाउंट, जो एनआरआई पीआईओ अकाउंट होल्डर है, जो रेजिडेंट रिलेटिव है, जिनके साथ जॉइंट अकाउंट ओपन किया गया है, ये अकाउंट को कैसे ऑपरेट कर सकते हैं, ओनली थ्रू पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर। मतलब उनको डायरेक्ट फुल एक्सेस नहीं दिया जाएगा। परमिटेड क्रेडिट्स परमिटेड टू दिस अकाउंट आर इनवर्ड रेमिटेंस फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, आउटसाइड इंडिया से क्या कर सकते हैं, रिपैट्रिएशन ले सकते हैं, ठीक है। परमिसिबल इंटरेस्ट एक्रूइंग ऑन अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, जो अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन हो रहा है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट हो गया, ट्रांसफर फ्रॉम अदर एनआरई और एफसीएनआर अकाउंट्स। यहाँ पे एनआरई और एफसीएनआर अकाउंट से भी क्या कर सकते हैं, आप पैसे ले सकते हैं।
ठीक है। मैच्योरिटी प्रोसीड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स एंड सच इन्वेस्टमेंट वर मेड फ्रॉम दिस अकाउंट और थ्रू इनवर्ड रेमिटेंस। So current income like rent, dividend, pension, interest, etc. will be constituted as a permissible credit to NRE। और करंट इनकम जैसे आपका रेंट हो गया, डिविडेंड हो गया, पेंशन, इंटरेस्ट, ये सारे क्या कर सकते हैं, हम इस अकाउंट में ले सकते हैं। और इसमें क्या है, प्रोवाइडेड द ऑथराइज डीलर इज सेटिस्फाइड दैट द क्रेडिट रिप्रेजेंट्स द करंट इनकम ऑफ NRI PI अकाउंट होल्डर एंड इनकम टैक्स देयर ऑन। नेक्स्ट आपका परमिटेड डेबिट्स। परमिटेड डेबिट में क्या है, परमिसिबल डेबिट्स आर लोकल डिसबर्समेंट्स, रेमिटेंस आउटसाइड इंडिया एंड ट्रांसफर टू अदर NRI एप्सिना। अब यहाँ पे क्रेडिट में हो गया कि आप कहाँ कहाँ से पैसे ले सकते हैं, इनवर्ड रेमिटेंस बाहर से ले सकते हैं, ठीक है। फिर इंटरेस्ट जो अकाउंट में एक्रूड हो रहा है वो हो सकता है, इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट जो आपने कर रखा है उससे ले सकते हैं, या किसी NRI एप्सिना से क्या कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है। फिर जो करंट इनकम था आपका रेंट, डिविडेंड, पेंशन, इंटरेस्ट के फॉर्म में, इट विल बी कॉन्स्टिट्यूट एज ए परमिसिबल क्रेडिट। आप इसमें यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था, आपको ध्यान होगा कि यहाँ मैंने लिखा था नो लोकल इनकम, लेकिन यहाँ पे अगर परमिसिबल होगा तो आप क्या कर सकते हैं, लोकल इनकम भी ले सकते हैं, ठीक है। तो NRI अकाउंट प्रोवाइडेड द ऑथराइज डीलर, यहाँ पे क्या है, ऑथराइज डीलर सेटिस्फाइड होना चाहिए दैट द क्रेडिट रिप्रेजेंट करंट इनकम ऑफ द NRI और PIO। जब वो ऑथराइज डीलर सेटिस्फाइड होगा तभी जाके क्या हो सकता है, हम उसको वो परमिट किया जाएगा। नेक्स्ट आपका परमिटेड डेबिट। क्या क्या डेबिट परमिटेड है, पहला आपका लोकल डिसबर्समेंट्स, रेमिटेंस आउटसाइड इंडिया, हम इंडिया के आउटसाइड रेमिटेंस भी कर सकते हैं, लोकल डिसबर्समेंट भी कर सकते हैं, या किसी भी NRI या NRI और FC-NRI अकाउंट में, मतलब सेम अकाउंट में या FC-NRI अकाउंट में क्या कर सकते हैं, हम पैसा ट्रांजेक्शन भेज कर सकते हैं। नेक्स्ट NRI अकाउंट्स ऑल्सो ऑफर फॉलोइंग अदर फैसिलिटीज टू NRI डिपॉजिटर्स, ठीक है। चेकबुक फैसिलिटी मिलती है, जैसे आपका सेविंग करंट अकाउंट में होता है। देन फुल रिपैट्रिएशन हो गया, अगेन नॉमिनेशन फैसिलिटी हो गई, नॉमिनी कैन बी इधर रेजिडेंट और नॉन, ये आपका रेजिडेंट भी हो सकता है, नॉन रेजिडेंट भी हो सकता है। देन इनकम बाय वे ऑफ इंटरेस्ट, अगेन इनकम बाय वे ऑफ इंटरेस्ट और बैलेंसेस हेल्ड इन NRI अकाउंट। और यहाँ पे मैंने बताया था NRI अकाउंट के केस में क्या हुआ था, यहाँ पे टैक्स का जो बर्डन था वो हट गया था, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, सो इनकम बाय वे ऑफ इंटरेस्ट ऑन बैलेंसेस हेल्ड इन NRI अकाउंट इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द इनकम टैक्स, गिफ्ट टैक्स एंड वेल्थ टैक्स। यहाँ पे किसी भी तरह का इनकम टैक्स या गिफ्ट टैक्स या वेल्थ टैक्स नहीं लगा। वेल्थ टैक्स ऑलरेडी अब्लूज किया जा चुका है, ख़त्म किया जा चुका है बजट 2016-17 में। नेक्स्ट रेजिडेंट्स कैन ऑपरेट द अकाउंट ऑन बेसिस ऑफ पावर ऑफ अटॉर्नी। यहाँ पे क्या होता है, जो पावर ऑफ अटॉर्नी के क्या थ्रू क्या कर सकते हैं हम, जो रेजिडेंट इंडियन है उसको हम दे सकते हैं पावर ऑफ अटॉर्नी अकाउंट को ऑपरेट करने के लिए। ग्रांटेड बाय द अकाउंट होल्डर प्रोवाइडेड सच ऑपरेशंस आर रिस्ट्रिक्टेड। कंडीशन क्या है, यहाँ पे मैंने बताया था, वहाँ पे क्या है, रिस्ट्रिक्शंस है। रिस्ट्रिक्शंस में क्या क्या है, विड्रॉल्स फॉर लोकल पेमेंट्स और रेमिटेंस टू द अकाउंट होल्डर हिमसेल्फ थ्रू बैंकिंग चैनल्स, ठीक है। वो क्या कर सकता है, सिर्फ लोकल पेमेंट को विड्रॉ नहीं कर सकता है, और रेमिटेंस जो है वो क्या कर सकता है, सिर्फ अकाउंट होल्डर है उसके अकाउंट में ही भेज सकता है, ठीक है। In cases where the account holder or a bank designated by him is eligible to make investment in India, the power of attorney holder may be permitted to operate the account to facilitate such investment. Next, banks may allow temporary overdrawing up to ₹50,000 in NRI saving account. यहाँ पे temporary overdraft allowed है, कितने अमाउंट तक, 50,000 तक। However, such overdraft must be cleared within 2 weeks. और जितनी भी ओवरड्राफ्ट हैं वो क्या हो जाएंगे, 2 हफ्ते के अंदर क्लियर हो जाने चाहिए, बाय रेमिटेंस फ्रॉम अब्रॉड और फ्रॉम any other NRI or FC-NRI account. Next, NRI accounts should be designated as resident account or the funds held in this account may be transferred to RFC accounts at the option of account holder, ठीक है। NRI अकाउंट को रेजिडेंट अकाउंट की तरह डेजिग्नेट करना चाहिए, और जो फंड इस अकाउंट में है वो हम क्या कर सकते हैं, RFC अकाउंट में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं एट द ऑप्शन ऑफ अकाउंट होल्डर, अगर अकाउंट होल्डर बोलता है तो।
Then the rate of interest and tenor applicable to this account will be in accordance with the direction and instructions issued by the Department of Banking Regulations, Reserve Bank of India. नेक्स्ट आपका एनआरओ अकाउंट. एनआरओ अकाउंट में क्या है? दीज अकाउंट्स आर अगेन रूपी अकाउंट है एंड कैन बी ओपन एंड मेंटेन बाई एनी पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया एंड ऑल्सो बाई फॉरेन टूरिस्ट. और जो फॉरेन टूरिस्ट हैं वो भी क्या कर सकते हैं? वो भी एनआरओ अकाउंट को मेंटेन कर सकते हैं. लेकिन जो फॉरेन टूरिस्ट हैं उनके साथ क्या है, यहाँ पे मैं एक पॉइंट ऐड कर देता हूँ. जो फॉरेन टूरिस्ट हैं जो इंडिया विजिट पे आए हैं, अगर उनको अकाउंट ओपन कराना होगा तो ये क्या करेंगे? ये एनआरओ अकाउंट ओपन करेंगे. यहाँ पे कंडीशंस क्या होते हैं? यहाँ पे जो कंडीशंस है, ये अकाउंट जो मैक्सिमम 6 मंथ तक ऑपरेटिव अगर होगा तो हम क्या कर सकते हैं? बैलेंस मे बी पेड. तो इसमें जो बैलेंसेस है वो हम क्या कर सकते हैं? मे बी पेड, उसको हम वापस कर सकते हैं. और दूसरा कंडीशन क्या है? उसमें कोई किसी भी तरह का लोकल फंड नहीं आना चाहिए, लोकल इनकम नहीं आना चाहिए. ठीक है. सो टिपिकली व्हेन रेजिडेंट these are rupee accounts and can be opened and maintained by any person resident outside India and also by the foreign tourist. Foreign tourist भी क्या कर सकते हैं? कौन से अकाउंट ओपन करते हैं? एनआरओ अकाउंट. who are on a short visit to India on tourist visa. The new accounts are to be opened by sending fresh remittances from abroad or transfer of funds from. इन क्या कर सकते हैं? एनआरओ अकाउंट से भी पैसे ले सकते हैं, एनआरई से भी ले सकते हैं और एफसीएनआर से भी ले सकते हैं. ठीक है. टिपिकली व्हेन ए रेजिडेंट बिकम्स नॉन रेजिडेंट, जब रेजिडेंट आपका नॉन रेजिडेंट बन जाता है, देन हिज डोमेस्टिक रुपी अकाउंट हैज टू बी रीडेजिग्नेटेड एज एन एनआरओ अकाउंट. जैसे राम के फादर के केस में हुआ था. यहाँ पे राम के फादर के केस में क्या हुआ था? जो पीएनबी ने सेविंग अकाउंट ओपन किया था, इनकी रिक्वेस्ट पे इसको क्या किया गया? एनआरओ अकाउंट में रीडेजिग्नेट कर दिया गया. ठीक है. तो दिस इज बेसिकली डोमेस्टिक अकाउंट ऑफ, ये एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि ये क्या है? डोमेस्टिक अकाउंट है एनआरआई का. ओपन एंड मेंटेन टू फैसिलिटेट क्रेडिट विच एक्रूड इन इंडिया, जो इंडिया में एक्रू हो रहा है फ्रॉम इन्वेस्टमेंट दैट वर मेड प्रायर टू हिज लिविंग कंट्री. मतलब कंट्री छोड़ने के पहले जो इनकम आता था, चाहे रेंट हो, एलआईसी मैच्योरिटी हो, या इनकम फ्रॉम अदर इन्वेस्टमेंट्स मेड ऑन नॉट पैट्रिएबल बेसिस. नेक्स्ट, एनआरओ अकाउंट कैन बी ओपन इन इंडियन रुपीज़ ओनली. ये क्या कर सकते हैं? इंडियन रुपी में ओपन कर सकते हैं. अगेन सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, रेकरिंग डिपॉजिट और टर्म डिपॉजिट. ठीक है. और यहाँ पे क्या होता है? जो टैक्सेस एप्लीकेबल है एज एप्लीकेबल इन द डोमेस्टिक डिपॉजिट्स अकाउंट. ठीक है. सो द इंटरेस्ट ऑन, इसका मतलब यहाँ पे क्या है? द इंटरेस्ट ऑन एनआरओ अकाउंट इज सब्जेक्ट टू डिडक्शन ऑफ इनकम टैक्स. इसका मतलब जो यहाँ पे क्या होगा? आपको टैक्स पे करना पड़ेगा. ठीक है. सो द अकाउंट्स में बी हेल्ड जॉइंटली विद रेजिडेंट्स ऑन फार्मर और सर्वाइवर बेसिस. और यहाँ जो अकाउंट हम जो मेंटेन कर रहे हैं उसका क्या है? फार्मर और सर्वाइवर. ठीक है. एनआरआई एंड पीआईओ में होल्ड एंड एनआरओ अकाउंट जॉइंटली विद अदर एनआरआई. और एनआरआई पीआईओ क्या कर सकते हैं? ये जॉइंट अकाउंट मेंटेन कर सकते हैं. में होल्ड एंड एनआरआई अकाउंट जॉइंटली विद अदर एनआरआई एंड पीआईओ. मतलब एनआरआई पीआईओ क्या कर सकते हैं? जॉइंट अकाउंट ऑपरेट कर सकते हैं विद अदर एनआरआई और पीआईओ. ठीक है. सो एनआरओ करंट सेविंग अकाउंट कैन बी ओपन विद बाय अ फॉरेन नेशनल ऑफ नॉन इंडियन ओरिजिन विजिटिंग इंडिया विद फंड्स रेमिटेड फ्रॉम आउटसाइड इंडिया थ्रू बैंकिंग चैनल. ठीक है. नेक्स्ट आपका परमिसिबल क्रेडिट्स. एनआरओ अकाउंट के केस में परमिसिबल क्रेडिट अगेन क्या हो जाएगा? इनवर्ड रेमिटेंसेस फ्रॉम आउटसाइड इंडिया हो गया. ठीक है. ट्रांसफर फ्रॉम अदर एनआरओ अकाउंट आर परमिसिबल टू एनआरओ. देन रुपी गिफ्ट हो गया, लोन मेड बाय ए रेजिडेंट टू एनआरआई और पीआईओ रिलेटिव विद इन द लिमिट्स प्रिस्क्राइब्ड अंडर एलआरएस स्कीम. एलआरएस क्या होता है? लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम. परमिसिबल डेबिट्स में क्या क्या हो जाएगा? द अकाउंट कैन बी डेबिटेड फॉर लोकल पेमेंट के लिए, ट्रांसफर टू अदर एनआरओ अकाउंट्स, देन रेमिटेंस ऑफ करंट इनकम अब्रॉड. ठीक है. अब यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज़ है ये देखिए. एन अमाउंट अप टू $1 million कैन बी रिपैट्रिएटेड. जो दूसरा रिस्ट्रिक्शंस था, यहाँ पे क्या कर सकते हैं? $1 million ही क्या कर सकते हैं? आप रिपैट्रिएट कर सकते हैं आउट ऑफ फंड्स हेल्ड इन एनआरओ अकाउंट फॉर परमिसिबल ट्रांजेक्शन्स. ठीक है.
वेयर एन अकाउंट इज ओपनड और फॉरेन टूरिस्ट ऑन इज टेम्प्रेरी विजिट, अगर फॉरेन टूरिस्ट का हम टेम्प्रेरी विजिट पे अकाउंट ओपन कर रहे हैं, दो बैलेंसेस हेल्ड इन द अकाउंट बाय वे ऑफ रेमिटेंस फ्रॉम अब्रॉड और कन्वर्जन ऑफ फॉरेन करेंसी कैन बी कन्वर्टेड बैक टू फॉरेन करेंसी। मैंने आपको क्या बताया था कि जो फॉरेन टूरिस्ट अगर अकाउंट इनरो अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं, इनके बैलेंस को हम क्या कर सकते हैं, रीपे कर सकते हैं। कब? जो अकाउंट क्या हो 6 मंथ तक मैक्सिमम ओपन हो और यहाँ पे किसी तरह का लोकल इनकम नहीं आया हो। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है, द बैलेंसेस हेल्ड इन द अकाउंट बाय वे ऑफ रेमिटेंस फ्रॉम अब्रॉड और कन्वर्जन ऑफ फॉरेन करेंसी कैन बी कन्वर्टेड बैक टू फॉरेन करेंसी एंड पेड टू अकाउंट होल्डर, कंडीशन प्रोवाइडेड द अकाउंट इज मेंटेन फॉर ए पीरियड नॉट एक्सीडिंग 6 मंथ। ये आपका 6 महीने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट, when a resident of India becomes non-resident Indian, his existing account should be immediately converted into NRI account। जब आपका एक रेजिडेंट NRI बन जाता है तो उसके अकाउंट को तुरंत क्या कर देना चाहिए, NRI अकाउंट में कन्वर्ट कर देना चाहिए। NRI अकाउंट में भी डेजिग्नेटेड एज ए रेजिडेंट अकाउंट ऑन द रिटर्न ऑफ, और फिर NRI अकाउंट है उसको हम क्या कर सकते हैं, रेजिडेंट अकाउंट जो वापस आ जाएगा तो हम क्या कर सकते हैं, उसको रीडेजिग्नेट कर सकते हैं रेजिडेंट अकाउंट में। नेक्स्ट, अगेन नॉमिनेशन फैसिलिटी अवेलेबल होगी। यस, नॉमिनेशन फैसिलिटी इज अवेलेबल। अगेन यहाँ भी क्या है, पावर्स हैव बीन डेलीगेटेड टू द ऑथराइज्ड डीलर्स और बैंक्स टू अलाउ ऑपरेशंस ऑन एन NRI अकाउंट इन टर्म्स ऑफ पावर ऑफ अटॉर्नी। ठीक है। टू फैसिलिटेट द फॉरेन नेशनल टू कलेक्ट द पेंडिंग ड्यूज इन इंडिया, AD कैटेगरी 1 बैंक्स may permit such foreign national to redesignate their resident account maintaining India's NRI account। ठीक है, जो फॉरेन टूरिस्ट के केस में था। नेक्स्ट आपका FCNR। अब यहाँ पे आप देखेंगे FCNR B लिखा होता है। B का मतलब क्या होता है, बैंक। फॉरेन करेंसी, इसका मतलब यहाँ पे अकाउंट पहला जो कि 2 केस था NRO और NRE, इसमें क्या था, इंडियन रुपये में अकाउंट ओपन हो रहा था। अब यहाँ पे क्या, फॉरेन करेंसी में अकाउंट ओपन होगा। ठीक है। तो NRI एंड पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन आर परमिटेड टू ओपन एंड मेंटेन दीज अकाउंट्स विद ऑथराइज्ड डीलर। ऑथराइज्ड डीलर्स जो होते हैं, जो मैंने आपको बताया था चैप्टर नंबर 1 में, ऑथराइज्ड डीलर्स 81, 82, 83, तो ये क्या करते हैं, ऑथराइज्ड डीलर के साथ अकाउंट ओपन कर सकते हैं। एंड बैंक्स ऑथराइज्ड बाय RBI टू मेंटेन सच अकाउंट। बैंक क्या करता है, जैसा RBI ऑथराइज करती है उसके हिसाब से अकाउंट को मेंटेन कर सकता है। सो डिपॉजिट में बी एक्सेप्टेड इन एनी परमिसिबल करेंसी। यहाँ पे FCNR का एक एडवांटेज क्या है कि एनी परमिसिबल करेंसी, किसी भी क्या कर सकते हैं, किसी भी करेंसी में हम ले सकते हैं डिपॉजिट। NRI कैन ओपन द अकाउंट ओनली इन द फॉर्म ऑफ टर्म डिपॉजिट, लेकिन यहाँ पे क्या है, सबसे बड़ा जो कंडीशन है, ये क्या कर सकते हैं, सिर्फ टर्म डिपॉजिट ही ओपन करते हैं FCNR के केस में, विद द मिनिमम पीरियड ऑफ 1 ईयर एंड मैक्सिमम पीरियड ऑफ 5 ईयर। जो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे क्या था, यहाँ मिनिमम आपका 1 ईयर था, मैक्सिमम आपका 5 ईयर था। द डिपॉजिट्स आर इन फॉरेन करेंसी एंड आर रिपेड इन द करेंसी ऑफ इश्यू अलॉन्ग विद इंटरेस्ट इन फॉरेन करेंसी इटसेल्फ। ठीक है। नेक्स्ट, जॉइंट अकाउंट। जॉइंट अकाउंट कैन बी ओपन बाई 2 or more NRIs and PIUs or by an NRI PIU with resident relative, again on formal survival basis। same points है, permitted debit credit even though as per RBI circular all credit and debits as permitted for NRE rupee accounts are permitted for FCNR B account since FCR B account is a term deposit account। नेक्स्ट, अदर फैसिलिटीज। यहाँ पे क्या है, किसी तरह का कोई एक्सचेंज रिस्क नहीं है। ठीक है, जो मैं आपको यहाँ पे जो मैंने एग्जाम्पल दिया था, यहाँ पे एक्सचेंज रिस्क के यहाँ पे कस्टमर के ऊपर कोई बर्डन नहीं आ रहा था, तो यहाँ पे किसी भी तरह का कोई एक्सचेंज रिस्क नहीं है। अगेन रीपैट्रिएशन प्रिंसिपल अमाउंट अलॉन्ग विद इंटरेस्ट इज परमिटेड। यहाँ पे क्या है, रीपैट्रिएशन भी क्या है, अलाउड है। यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ, रीपैट्रिएशन अलाउ है। ठीक है। द इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट शैल बी पेड ऑन द बेसिस ऑफ 360 डेज टू ए ईयर। यहाँ पे मैंने आपको बताया था जो इंटरेस्ट है वो क्या होता है, 360 डेज टू ईयर में क्या करते हैं, यहाँ पे हम डिपॉजिट इंटरेस्ट पे करते हैं। और ये क्या होता है, हाफ ईयरली इंटरवल आपका 180 डेज का होता है। अगेन नॉमिनेशन फैसिलिटीज अवेलेबल। इनकम अर्नड बाय वे ऑफ इंटरेस्ट इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम इनकम टैक्स। यहाँ पे जो इनकम अर्न हो रहा है इंटरेस्ट के फॉर्म में, वो क्या है, वो इनकम टैक्स से एग्जेम्प्टेड है। नो ऑपरेशन बाय वे ऑफ पावर ऑफ अटॉर्नी। यहाँ पे एक पॉइंट जो ऐड हो रहा है, NRE के केस में पावर ऑफ अटॉर्नी आप
कर रहे थे, एनआरओ के केस में पावर ऑफ अटॉर्नी कर रहे थे, एक लिए यहाँ पे पावर ऑफ अटॉर्नी आप यूज़ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो नो ऑपरेशन बाय वे ऑफ पावर ऑफ अटॉर्नी टू द रेजिडेंट परमिटेड सिंस दे आर नो लोकल विड्रॉल्स। क्यों ऐसा है, ऐसा क्यों किया गया है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी लोकल विड्रॉल्स नहीं है, इसलिए ये परमिसिबल परमिट नहीं किया गया है। अगेन फॉरवर्ड करेंगे बुक टू हेज द बैलेंस हेल्ड इन एफसीएनआर अकाउंट। नेक्स्ट आपका इंटरनेशनल, ठीक है, नेक्स्ट आपका एसएनआरआर अकाउंट। एसएनआरआर में मैंने क्या बताया था आपको, ये बेसिक पर्पस मेरा क्या है, ये बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो एनी पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया हैविंग अ बिजनेस इंटरेस्ट इन इंडिया। ठीक है, एनआरआई है लेकिन इंडिया में क्या है आपका बिजनेस में अगर कोई इंटरेस्ट है तो वो क्या कर सकता है, स्पेशल नॉन रेजिडेंट टू पी अकाउंट ओपन कर सकता है विद एन ऑथराइज फॉर द पर्पस ऑफ पुटिंग थ्रू बोनाफाइड ट्रांजेक्शन इन रुपीज़, अपने ट्रांजेक्शन को रुपीज़ में रखने के लिए। नॉट इन्वॉल्विंग इन वायलेशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ द एक्ट रूल्स रेगुलेशन मेड देयर अंडर। तो यहाँ पे साइलेंट फीचर्स क्या है, सो ये क्या होना चाहिए, ये आपका स्पेसिफिक बिजनेस के लिए होना चाहिए, फॉर विच इट इज़ ओपन एंड सेल नॉट अर्न एनी इंटरेस्ट। यहाँ पे किसी तरह का कोई इंटरेस्ट अर्न नहीं करेगा। द डेबिट क्रेडिट एंड द बैलेंस इन द अकाउंट शैल बी इंसिडेंटल एंड कमेंसुरेट विद द बिजनेस ऑपरेशन। यहाँ पे जितने भी आपके डेबिट क्रेडिट होंगे वो सारे बिजनेस से रिलेटेड होंगे और कोई दूसरा डेबिट क्रेडिट नहीं होना चाहिए। Authorized dealers should ensure that all operations in the SNRR account are in accordance with the provisions of the Act, rules, regulations made thereunder। जितने भी ऑथराइज डीलर हैं वो क्या करते हैं, वो सारे इंश्योर करते हैं कि जितने भी ऑपरेशन SNRR अकाउंट में हो रहे हैं वो क्या हो रहे हैं, इन प्रोविजंस ऑफ एक्ट हो रहे हैं, मतलब इन अकॉर्डिंग विद द रूल्स हो रहे हैं। द ऑपरेशन इन SNRR अकाउंट शुड नॉट रिजल्ट इन द अकाउंट होल्डर मेकिंग अवेलेबल फॉरेन एक्सचेंज टू एनी पर्सन रेजिडेंट। तो बैलेंसिंग एसएनआर का सेल अगेन ये क्या कर सकते हैं, रिपार्टीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। ट्रांसफर फ्रॉम एनी एनआरओ अकाउंट टू एसएनआर, एनआरओ अकाउंट से एसएनआर क्या है, ये प्रोहिबिटेड है। यहाँ पे एसएनआर के केस में एनआरओ से एसएनआरआर जो रिपैट्रिएशन है ये क्या है, ये अलाउड नहीं है। नेक्स्ट, ऑल ट्रांजेक्शन्स इन द एसएनआर अकाउंट विल बी सब्जेक्ट टू द पेमेंट ऑफ एप्लीकेबल टैक्सेस इन India। नेक्स्ट SNR में भी डिजिग्नेटेड एज रुपी रेजिडेंट रुपी अकाउंट ऑन, ठीक है। नेक्स्ट आपका द अमाउंट ड्यू पेबल टू नॉन रेजिडेंट नॉमिनी फ्रॉम द अकाउंट ऑफ अ डिजिटल अकाउंट विल बी क्रेडिटेड टू एनआर अकाउंट ऑफ द नॉमिनी। अगेन इसमें नॉमिनी हो सकता है। ओपनिंग ऑफ SNR अकाउंट बाय पाकिस्तान बांग्लादेश ऐसा एंटिटी इनकॉर्पोरेटेड इन पाकिस्तान रिक्वायर्स प्रायर अप्रूवल। यहाँ पे जो पाकिस्तान या बांग्लादेश से रिलेटेड जो लोग हैं वो उनका एक SNR अकाउंट ओपन कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए क्या होना चाहिए, RBI से प्रायर अप्रूवल मिलना चाहिए। नेक्स्ट आपका फैसिलिटीज थ्रू NRI। सो फैसिलिटीज में दे कैन फ्रीली इन्वेस्ट इन शेयर्स एंड सिक्योरिटीज इन इंडियन कंपनीज। ठीक है, ऑन रिपैट्रिएशन बेसिस और नॉन रिपैट्रिएशन बेसिस एज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन शेयर डिबेंचर। ये ठीक है, इन्वेस्टमेंट सेकेंडरी मार्केट थ्रू रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक, मतलब सिंपल NRI क्या कर सकते हैं, शेयर एंड सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, इन्वेस्टमेंट बाय NRIs हैव बीन ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इनटू टू सेगमेंट, ऑन रिपैट्रिएशन बेसिस, ऑन नॉन रिपैट्रिएशन बेसिस। So investment in shares convertible debentures on repatriation basis। यहाँ पे क्या पहला आपका repatriation basis पे। So NRI being an Indian citizen is also foreign citizen of India, Indian origin is permitted to freely invest in shares and convertible debentures of Indian company। ठीक है, कर सकते हैं। The investment on repatriation can be made in say again same है। However, investment in share and security by NRI have been further classified in under following categories। अगेन इनके इन्वेस्टमेंट को क्या किया गया, फर्दर क्लासीफाई किया गया है। इन्वेस्टमेंट अंडर FDI, इन्वेस्टमेंट अंडर पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट स्कीम, परचेज एंड सेल ऑफ शेयर्स ऑन नॉन रिपेटेबल बेसिस, परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज अदर देन शेयर्स एंड कन्वर्टेबल डिवेंचर्स। ठीक है, और ये जो परचेज जो शेयर और डिवेंचर अगर परचेज करते हैं तो एज पर द रूल्स लेड डाउन इन FEMA 2000। सो NRI एंड PIO कैन परचेज or sell shares fully and mandatory convertible debenture of Indian company on the stock exchange under the portfolio investment scheme। और ये जो परचेज और सेल है शेयर का जो कर सकते हैं ये
तो वो कम्प्लीटली ऑन द बेसिस ऑफ पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट स्कीम के तहत वो कर सकते हैं। फॉर दिस पर्पस NRI PO हैज़ टू अप्लाई टू इसके लिए क्या करना पड़ता है, डेजिग्नेटेड ब्रांच के पास अप्रोच करना पड़ता है विच डील्स इन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट अदर इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज में यूनिट्स ऑफ UTI म्यूचुअल फंड्स NRI are permitted to invest in यूनिट्स ऑफ UTI में इन्वेस्ट कर सकते हैं या द म्यूचुअल फंड में कर सकते हैं, बोथ ऑन रिपैट्रिएबल एंड नॉन रिपैट्रिएबल बेसिस। सेम कंपनी डिपॉजिट्स, कंपनी डिपॉजिट में क्या है, दे आर परमिटेड टू इन्वेस्ट इन कंपनी डिपॉजिट ऑन रिपैट्रिएबल बेसिस प्रोवाइड द डिपॉजिट आर फॉर ए मिनिमम पीरियड ऑफ मिनिमम 3 साल के लिए अगर डिपॉजिट है तो हम क्या कर सकते हैं, रिपैट्रिएबल बेसिस पे कंपनी डिपॉजिट परमिट कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट इन पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ प्रोप्राइटरशिप कंसर्न एंड NRI इज परमिटेड टू इन्वेस्ट इन पार्टनरशिप फॉर्म और प्रोप्राइटरशिप कंसर्न। NRI को अलाउड है कि वो पार्टनरशिप फॉर्म में या प्रोप्राइटरशिप फॉर्म में क्या कर सकता है, इन्वेस्टमेंट कर सकता है बाय वे ऑफ कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन, अपना कैपिटल क्या कर सकता है उस फॉर्म में इंट्रोड्यूस कर सकता है। प्रोवाइडेड, पहला कंडीशन क्या है, द कंसर्न इज नॉट इंगेज इन वो एग्रीकल्चर या प्लांटेशन एक्टिविटी में नहीं होना चाहिए। दूसरा, द कॉन्ट्रीब्यूशन शुड बी बाय वे ऑफ फ्रेश इनवर्ड रेमिटेंस इनटू इंडिया और आउट ऑफ बैलेंसेस हेल्ड इन NRE FCNR B डिपॉजिट्स अकाउंट। ठीक है, और जो कंट्रीब्यूशन होना चाहिए वो फ्रेश इनवर्ड रेमिटेंस होना चाहिए, ठीक है, या फिर जो बैलेंसेस ऑलरेडी इसमें पड़े हुए हैं उस बेसिस पे होना चाहिए। नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट इन इमूवेबल प्रॉपर्टी। अगेन अ पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया हु इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया इज परमिटेड टू एक्वायर एनी प्रॉपर्टी इन इंडिया, ठीक है, अदर देन एग्रीकल्चर प्लांटेशन फार्म हाउस। ठीक है, NRI कैन एक्वायर such a property out of funds received in India by way of inward remittance from any place outside India or from the balances held in NRE account or foreign currency। सेम है, वो क्या कर सकता है, प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकता है बाय वे ऑफ इनवर्ड रेमिटेंस। ठीक है, NRI कैन ऑल्सो एक्वायर सच ए प्रॉपर्टी बाय गिफ्ट के थ्रू भी क्या कर सकता है, प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकता है। एंड इट कैन ऑल्सो एक्वायर एनी मूवी प्रॉपर्टी इन इंडिया बाय वे ऑफ इनहेरिटेंस, और ये थ्रू इनहेरिटेंस, मतलब इनहेरिटेंस, गिफ्ट, इनवर्ड रेमिटेंस, और इसके तहत क्या कर सकता है वो प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकता है। नेक्स्ट, रिपैट्रिएशन ऑफ सेल प्रोसीड्स ऑफ, ये हो गया एक्वायर करने का, यहाँ पे सेल करने का। सो बैंक्स आर अलाउड टू परमिट रिपैट्रिएशन ऑफ सेल प्रोसीड अदर देन एग्रीकल्चर एंड प्लांटेशन फार्म हाउस को सेल नहीं कर सकता है। प्रोवाइडेड कंडीशन क्या है, द प्रॉपर्टीज एक्वायर्ड वाज इन अकॉर्डेंस विद द फॉरेन एक्सचेंज लॉज, जो प्रॉपर्टीज ने एक्वायर किया था जो फॉरेन एक्सचेंज लॉज है उसके तहत किया है। Then the sale proceeds required to be repatriated does not exceed the foreign exchange brought in to acquire the property। और जो सेल प्रोसीड्स था required to be repatriated does not exceed the foreign exchange, और वो क्या होना चाहिए, एक्सीड नहीं करना चाहिए जो आपका प्रॉपर्टी को एक्वायर करने में लगाया गया था। इन केस ऑफ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी द रिपैट्रिएशन ऑफ सेल प्रोसीड रेस्ट्रिक्टेड टू नॉट मोर देन, और 2 प्रॉपर्टी से ज़्यादा नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसका मतलब जब आप प्रॉपर्टी सेल करेंगे तो आप मैक्सिमम 2 प्रॉपर्टी सेल करके रिपैट्रिएशन कर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पे जो सेकंड पॉइंट था, सपोज कीजिए आपने $1000 में क्या किया, अपने प्रॉपर्टी को सेल किया। जब परचेस किया था तब आपने $1000 ही लगाया था, तो आप $1000 क्या कर सकते हैं, रिपैट्रिएट कर सकते हैं। लेकिन अगर सपोज कीजिए आपने 80,000 में परचेस किया और आप 1 लाख रिपैट्रिएट करना चाहते हैं तो वो नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे वही है, द सेल प्रोसीड्स रिक्वायर्ड टू बी रिपैट्रिएटेड डज नॉट एक्सीड द फॉरेन एक्सचेंज ब्रॉट इन टू एक्वायर द प्रॉपर्टी। जितना पैसा लेके आए थे प्रॉपर्टी परचेस करने में, उससे ज़्यादा आप क्या कर सकते हैं, रिपैट्रिएशन नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट, बैंक्स आर नाउ परमिटेड टू अलाउ रिपैट्रिएशन ऑफ फंड्स आउट ऑफ बैलेंसेस हेल्ड बाय NRI इन देयर नॉन रेजिडेंट अकाउंट अप टू, अगेन ये पढ़ चुके हैं। सेम अदर इन्वेस्टमेंट ऑन रिपैट्रिएशन में डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में कर सकता है, बॉन्ड्स में कर सकता है, शेयर में कर सकता है। नॉन पैट्रिएशन में अगेन, ठीक है, एडवांसेज टू नॉन रेजिडेंट एंड थर्ड पार्टी एडवांसेस अगेंस्ट NRI डिपॉजिट अदर लोन्स अगेंस्ट NRI नॉन रेजिडेंट डिपॉजिट कैन बी ग्रांटेड इन इंडिया टू द अकाउंट होल्डर और थर्ड पार्टी सब्जेक्ट टू यूजुअल नॉर्म्स। अगेन आप क्या कर सकते हैं, लोन दे सकते हैं सब्जेक्ट टू यूजुअल नॉर्म्स एंड मार्जिन रिक्वायरमेंट्स, जो आपका नॉर्म्स है और मार्जिन रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से। द अमाउंट लोन, और ये जो अमाउंट आप देंगे ये रीलेंडिंग के लिए यूज नहीं कर सकते हैं। कैरिंग ऑन एग्रीकल्चर प्लांटेशन एक्टिविटी और इन्वेस्टमेंट इन रियल एस्टेट, मतलब आप उसको दोबारा लेंड नहीं कर सकते, एग्रीकल्चर प्लांटेशन एक्टिविटीज में यूज नहीं कर सकते, और आप उसको रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते।
इन केस ऑफ लोन सैंक्शन टू थर्ड पार्टी देयर शुड बी नो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फॉरेन एक्सचेंज कंसिडरेशन फॉर द नॉन रेजिडेंट डिपॉजिटर एग्रीइंग टू, नहीं है। अगेन ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है। लास्ट टॉपिक, हाउसिंग लोन इन रुपीज टू नॉन रेजिडेंट इंडियंस। बैंक्स में ग्रांट हाउसिंग लोन टू नॉन रेजिडेंट इंडियंस फॉर एक्विजिशन ऑफ रेजिडेंशियल एकोमोडेशन इन इंडिया सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंडीशंस। बैंक क्या कर सकता है, हाउसिंग लोन ग्रांट कर सकता है किसके लिए, नॉन रेजिडेंट इंडियंस के लिए, फॉर एक्विजिशन ऑफ रेजिडेंशियल एकोमोडेशन। मतलब कोई अगर घर लेना चाहता है तो उसके लिए हाउसिंग लोन ग्रांट किया जा सकता है सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंडीशंस। पहला, द क्वांटम ऑफ लोन मार्जिन मनी द पीरियड ऑफ पेमेंट शैल बी सेम एज, जो रेजिडेंट इंडियंस के लिए जो कंडीशंस है सेम वो क्या होगा उसके लिए एप्लीकेबल होगा। द लोन अमाउंट शैल नॉट बी क्रेडिटेड टू एनआरई एनआरई और एफसीएनआर अकाउंट में वो क्रेडिट नहीं होना चाहिए। द लोन शैल बी फुल्ली सिक्योर्ड बाई इक्विटेबल मॉर्गेज, और लोन जो हो क्या होगा, जैसे प्रॉपर्टी जब हम प्रॉपर्टी परचेज करते हैं या प्रॉपर्टी के अगेंस्ट जब हम लोन लेते हैं तो हम क्या करते हैं, उसको इक्विटेबल मॉर्गेज रखते हैं बैंक में, ठीक है। सो लोन हो क्या होना चाहिए, फुल्ली सिक्योर्ड होना चाहिए बाय वे ऑफ इक्विटेबल मॉर्गेज ऑफ द प्रॉपर्टी प्रपोज टू बी एक्वायर्ड। और लास्ट पॉइंट है, रिपेमेंट शैल बी बाय रेमिटेंस फ्रॉम अब्रॉड और बाय डेबिट टू, और जो रिपेमेंट है शैल बी डन बाय द रेमिटेंस फ्रॉम अब्रॉड और बाय डेबिट टू एनआरई, और जो रिपेमेंट होगा वो आपका या तो रेमिटेंस बाहर से जो आ रहा है उसके थ्रू होगा, या उसके जो एनआरई एफसीएनआर अकाउंट या एनआरई अकाउंट में जो पैसे हैं उसके थ्रू ये होगा, और रेंटल इनकम डिराइव फ्रॉम रेंटिंग आउट ऑफ प्रॉपर्टी, या जो प्रॉपर्टी से इनकम जनरेट हो रहा है तो उसके थ्रू क्या कर सकते हैं आप, रेंट पे कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये चैप्टर समाप्त होता है दोस्तों। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में एलसी, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।